अच्छा, अब यूरेटर वाले पोर्शन में हमारे पास लास्ट चीज़ आ जाती है। तो बेटे यूरेटर के अंदर हमने अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें की हैं। नंबर 1 हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर यूरेटर जो है वो डुप्लीकेट हुआ हुआ होगा, डुप्लीकेशन है, तो वहाँ पे मैंने आपको कहा था वो जो विगेट्स में रोल पड़ा है उसको याद रखना। नंबर 2 फिर हमने कहा था उसमें ये भी चीज़ हो सकती है कि फीमेल आ रही है और उसकी कंटिन्यूस वर्डिंग है, लेकिन उसके बाद वो कह रही है नॉर्मल वर्डिंग है और उसके बाद कंटिन्यूस ड्रिबलिंग हो रही होती है, तो वो भी यूरेटर डुप्लीकेशन में आता था। वेजाइको यूरेटर रिफ्लक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी। एंड देन उसके बाद फिर हम लोगों ने अभी जो प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा वो यूरेटारिक इंजरीज़ की मैनेजमेंट और उसके डिफरेंट प्रोटोकॉल्स देखे हैं। लास्ट 2 थिंग्स आ जाती हैं बेटे। एक हमारे पास है यूरिटोसील, यानी जिसके हम कहते हैं कि ब्लडर के अंदर जब यूरेटर आता है ना तो उसके आगे से क्या होती है, सिस्टिक डायलिटेशन होती है, सिस्ट सी बन जाती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो हमने पढ़नी है दैट इज़ पेल्विक यूरेटर जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन, यानी आपको पता है कि अगर आपका यहाँ पे जो है वो रीनल पेल्विस होता है और पेल्विस के बाद फिर यूरेटर जब स्टार्ट होता है तो ये एक पेल्विक और यूरेटर की क्या होती है, जंक्शन होती है। इस जंक्शन पे बहुत दफ़ा ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। आप खुद सोच सकते हैं कि अगर इस लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो पेल्विस डायलेट होना शुरू हो जाएगा और किडनी डायलेट होगी तो वो क्या, हाइड्रोनेफ्रोसिस बनेगा, सही है। और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ज़ाहिर है यूरिन ड्रेन नहीं हो रहा होगा, एक तरफ से मोस्टली ये यूनिलेटरल होता है, दूसरी तरफ से ड्रेन हो रहा होगा। और जब यहाँ से ड्रेन नहीं हो रहा होगा तो ये साइज़ इनलार्ज होगा और पेशेंट को मैस फीलिंग, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकती है, मोस्टली लेफ्ट साइड के ऊपर होता है। उसके बाद इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, और ये न्यूनेट्स में भी होता है कंजाइनेटिकली। और अगर ये न्यूनेट्स में होगा तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर न्यूनेट्स के अंदर यहाँ से यूरिन ड्रेन नहीं होगा तो मदर को ओलिगो यूरिया जो है वो अल्ट्रासाउंड के ऊपर नज़र आएगा। सो ये हमने पढ़नी है। और एक सिंपल सी बात करनी है पोस्ट केबल यूरेटर की। मैं आपको बता देती हूँ, पोस्ट केबल यूरेटर नॉर्मली ऐसे होता है, अगर आप बुक्स वगैरह में देखेंगे तो जो इंफीरियर वीना कावा है उसके ना राइट साइड के ऊपर यूरेटर पड़ा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इंफीरियर वेना केवा के पोस्टीरियरली यूरेटर पड़ा हुआ है। अब अगर वेना केवा के अंदर कंप्रेशन है या प्रेशर है या कोई भी चीज़ है तो उससे ये कंप्रेस हो सकता है और सिम्टम्स आते हैं। अगर ऐसा होगा तो फिर हम लोग इसको जो है वो री इम्प्लांट करते हैं और इसको बेसिकली हम जो इंफीरियर वेना केवा है उसके आगे या फिर साइड से आके इम्प्लांट कर देते हैं, इसकी पोजीशन ऑल्टर करते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब पेशेंट सिम्टोमेटिक है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है पेल्विक यूरेटर जंक्शन की ऑब्स्ट्रक्शन। सो पेल्विक यूरेटर जंक्शन की ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। सो वो कहता है कि इसमें ये होगा कि आपका जो फ्लो है वो इम्पेयर हो जाएगा टू द अपर यूरेटर, क्योंकि ये पेल्विस है और पेल्विस के बाद अगर ये नीचे यूरेटर है तो ये जो पेल्विक्स एंड यूरेटर की जंक्शन है यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ गई। अब यहाँ पे जब ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है तो जो फ्लो ऑफ यूरिन है टूवर्ड द यूरेटर वो ज़ाहिर है इम्पेयर हो जाएगा, एक बात। नंबर 2 बात मैंने आपको कहा मोस्टली ये यूनिलेटरल होता है और इन्वॉल्व भी ज़्यादातर आपने याद रखना है कि लेफ़्ट साइड जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होती है इसके अंदर। कहते हैं अगर हम इसके कॉजेज़ देखेंगे तो मोस्ट कॉमन कॉज इसका हाइड्रोनेफ्रोसिस भी हो सकता है, ठीक है। सो इसके मल्टीपल कॉजेज़ हैं, न्यूनेट्स में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है। सो एक कॉज इसका हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है, सिस्टिक डायलिटेशन है। हाइड्रोनेफ्रोसिस का ये कंसिक्वेंस हो सकता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस इसका कॉज भी बन सकता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस ये खुद कॉज करता है न्यूनेट्स के अंदर, ठीक है। सो न्यूनेट्स के अंदर अगर मोस्ट कॉमनली हाइड्रोनेफ्रोसिस मिलती हैं तो वो इसी वजह से मिलती है कि पेल्विक यूरेटर जंक्शन क्या है, ऑब्स्ट्रक्ट हुई हुई है। ज़ाहिर ये ऑब्स्ट्रक्ट हुई है तो उन्हें आगे भी समझाया कि पीछे रिटेंशन है और डायलिटेशन शुरू हो जाएगी। अब अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें तो कॉजेज़ कंजेनाइटल भी हो सकते हैं, एक्वायर्ड भी हो सकते हैं। नंबर 1 ये कि आपकी ये जो जंक्शन है इसकी क्या हुई हुई है, स्टेनोसिस हुई हुई है। नंबर 2 ये कि एबेरेंट लेफ़्ट आर्टरी है ओरिजिनेट हुई हुई है और लेफ़्ट रीनल आर्टरी की एबेरेंट ओरिजिन की वजह से भी क्या हो सकता है, ये ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे हो सकती है। सम टाइम बेटे ये स्टोन्स की वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। अगर कोई रीनल कैनिकुलाई या स्टोन था और उसने यहाँ पे आके क्या कर दिया, एक्वायर्ड कॉजेज़ में इसको आके ब्लॉक कर दिया, या कुछ इन्फेक्शंस हैं किडनी के वो भी इसको आके ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। और सम टाइम आइट्रोजेनिक कुछ इंस्ट्रूमेशन की वजह से भी हमने कोई इंस्ट्रूमेंट जो है वो पास किया और किडनी तक गई या वहाँ से पास किया तो उस इंस्ट्रूमेंट के बाद यहाँ पे क्या हो गई, स्टेनोसिस हो गई, ठीक है। सो यहाँ तक मैंने आपको बताया पेल्विक यूरेटर जंक्शन की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यूरिन का बैक फ्लो होगा और हाइड्रोनेफ्रोसिस क्रिएट होगी। और बच्चों में न्यूनेट्स में हाइड्रोनेफ्रोसिस का मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो पेल्विक यूरेटर जंक्शन की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। इसके कुछ कंजेनाइटल कॉजेज़ होते हैं, कंजेनेटिकली स्टेनोज्ड है या रीनल आर्टरी ठीक से ओरिजिनेट नहीं हुई हुई, उस वजह से इसके अंदर मसला आ गया, या कोई एक्वायर्डली इन्फेक्शन था या स्टोन था या कोई इंस्ट्रूमेंटेशन के बाद भी ये हो सकता है। हमने कहा कि न्यूनेट्स के अंदर अगर मदर के अंदर ओलिगो आ रहा है तो उसकी एक कॉम्प्लिकेशन रीनल एजेनेसिस यानी एक कॉज रीनल एजेनेसिस हो सकता है या एक कॉज ये भी हो सकता है। अब अगर हम बात करें इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की कि पेशेंट हमारे पास किस तरह से आएगा,
इनिशियली मे बी पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, दूसरी किडनी से यूरिन ड्रेन हो रहा है तो एंड यूरिया वगैरह वाली सिचुएशन उसको नहीं क्रिएट हुई है। लेकिन जब ये हाइड्रोनेफ्रोसिस कॉज करेगा तो पेशेंट जो है उसको एक पैल्पेबल मैस जो है वो इस एरिया में फील हो रहा होगा। सो वो मैस की हिस्ट्री के साथ आपके पास आ सकता है, यानी यूनिलेटरल मोस्टली ड्यू टू हाइड्रोनेफ्रोसिस मैस की कंप्लेन हो सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ से यूरिन ड्रेन नहीं हो रहा, यूरिन की रिटेंशन है तो साथ में इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली हाइड्रोनेफ्रोसिस वाली सारी कंप्लेन होंगी। नाउ हम लोग इसको कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे? अब बेटे इन्वेस्टिगेशन में बहुत आसान सी बात है कि एंटीनेटली अगर ये प्रेजेंट है, न्यूनेट के अंदर प्रेजेंट है, तो मदर का हम जब अल्ट्रासाउंड करते हैं और उसके ऊपर जो है वो लीगो आता है तो फिर फर्दर हम फीटल एक्सरेज एंड डॉपलर्स और इस तरह की सारी सिचुएशन करके बच्चे के अंदर तो हम लोग इस तरह से क्या करते हैं, इसको ढूंढ लेते हैं या कर लेते हैं। अब अगर हम चिल्ड्रंस की बात करेंगे तो चिल्ड्रंस के अंदर वो कहता है कि आपको मिक्चुरेटिंग सिस्टो यूरिथ्रोग्राम, जो कि हमने कल भी देखा था कि हम नीचे से जो है वो डाई इंसर्ट कर देते हैं ब्लैडर के अंदर एंड देन उसके बाद वॉइडिंग रिफ्लेक्स जनरेट कराते हैं और फिर उसकी अंदर यूरिटर की और सारी वो देख रहे होते हैं कि किस तरह से फिलिंग हो रही है एंड क्या रिफ्लक्स हो रहा है या नहीं हो रहा। सो मिक्चुरेटिंग सिस्टो यूरिथ्रोग्राम जो है वो बच्चों के अंदर किया जाता है। ठीक है, एंड फिर उसके अलावा एडल्ट्स के अंदर जो मोस्टली किया जाता है दैट इज़ 99 टेक्नीशियम DTPA रेडियो न्यूक्लियोटाइड स्कैन है और ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। ये सारे स्कैन्स वगैरह मैं अभी आपको रीनल स्टोन्स में समझाती हूँ। ठीक है, सो ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। सो अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है, MCUG किया जा सकता है या 99 टेक्नीशियम DTPA स्कैन जो है वो किया जा सकता है या MAC3 आइसोटोप रीनल स्कैन भी किया जाता है और यही इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। लास्टिंग आती है कि हमने इसको जंक्शन को किस तरह से ट्रीट करना है। तो कहता है कि अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे क्रिएट हुई भी है और अगर पेशेंट जो है वो माइल्ड टू मॉडरेट से ऑब्स्ट्रक्शन है ना, थोड़ी सी ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, माइल्ड टू मॉडरेट है और माइल्ड टू मॉडरेट है तो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है या मिनिमल सिम्टम है, तो यहाँ पे हम सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं करते, हम सिर्फ पेशेंट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और उसकी जो सर्वेलेंस है उसको अल्ट्रासाउंड वगैरह के थ्रू मॉनिटर कर रहे होते हैं, अल्ट्रासाउंड एंड स्कैनिंग के थ्रू, लेकिन हम इंटरवेंशन नहीं करते। लेकिन अगर वो सुवेयर है और सुवेयर में उसके सिम्टम्स जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं और सिम्टम्स के अंदर क्या क्या चीज़ है, फॉर एग्जांपल उसका जो क्रेटिनिन लेवल है वो क्रेटिनिन जो है वो बहुत ज़्यादा रेज्ड हो रहा है। इसी तरह फिर वो कहता है कि अगर रीनल जो फंक्शन है RFTs आप कर रहे हो और वो कंटिन्यूसली डिटोरिएट हो रहे हैं तो ये वो लेवल आ जाता है जहाँ पे हमें इंटरवेंशन करनी पड़ती है। और इसके लिए जो ऑपरेशन हम लोग करते हैं उसको फर्दर हमने 2 तरीक़ों से क्लासीफाई किया हुआ, लेकिन बेसिकली पाइलोप्लास्टी हो रही होती है। ठीक है, सो हम लोगों ने सर्जरीज को 2 टाइप्स में बेटे डिवाइड किया हुआ है। हम कहते हैं कि एक ओपन सर्जरी होती है और एक एंडोस्कोपिक होती है। जो ओपन सर्जरी है उसके अंदर एक सर्जरी है, मैं भी आपको बताती हूँ, उसको हम कहते हैं एंडरसन हाइंस डिसमेंबर्ड पाइलोप्लास्टी। क्या कहते हैं? एंडरसन हाइंस डिसमेंबर्ड पाइलोप्लास्टी। ये बेसिकली गोल्ड स्टैंडर्ड है। सो ये MCQ के लिए आपने याद रखना है। सो दिस इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर। बाकी इसके अंदर फोलीज VY पाइलोप्लास्टी भी आती है, फ्लैप भी हम लोग कर सकते हैं इंसर्ट, लेकिन वो लेस हैं। जो गोल्ड स्टैंडर्ड है दैट इज़ एंडरसन हाइन डिसमेंबर्ड पाइलोप्लास्टी। एंड नंबर 2 बेटे हमारे पास एंडोस्कोपिक अप्रोचेस भी आ जाती हैं, एंडोस्कोपिक सर्जरीज भी आ जाती हैं और उनके अंदर भी हम इंस्ट्रूमेंट डाल के डायलेट कर रहे होते हैं या बैलून के थ्रू डायलेशन करते हैं। तो बेसिकली हमने अगर सर्जिकल इंटरवेंशन करनी है तो सर्जिकल इंटरवेंशन तब होगी जब हमने कहा एक तो उसकी ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा सुवेयर है और उसके जो सीरम क्रेटिनिन लेवल्स हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं और RFTs को अगर हम देखेंगे और RFTs कंटिन्यूसली डिटोरिएट कर रहे हैं तो यहाँ हम सर्जिकल इंटरवेंशन करते हैं। और सर्जिकल इंटरवेंशन के अंदर फिर हम लोगों ने 2 बातें की हैं। एक तो या हमने ओपन सर्जरी करनी होती है और नंबर 2 बेटे हमने एंडोस्कोपिक सर्जरी करनी होती है। ठीक है, ओपन सर्जरी में मैंने आपको कहा कि गोल्ड स्टैंडर्ड है एक प्रोसीजर और इस गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर का जो नाम है उसको हम कहते हैं एंडरसन हाइंस डिसमेंबर्ड पाइलोप्लास्टी। ठीक है, ANDERSON एंडरसन हाइंस HYNES हाइंस डिसमेंबर्ड पाइलोप्लास्टी। इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, फॉर एग्जांपल अगर ये है और यहाँ पे डायलेशन हुई है और डायलेशन के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, नीचे यूरिटर है, तो बेटे ये वाला जो सारा एरिया है इस सारे एरिया को हम रिमूव करते हैं और रिकन्फिगर्ड करते हैं और फिर करेक्टली जो है वो इसको नॉर्मल जो है वो पेल्विस एंड देन यूरिटर के साथ इस तरह से किया जाता है। तो ये जितना एरिया है और ऑब्स्ट्रक्शन है सारे एरिया को क्या किया जाता है, एक्सरसाइज किया जाता है और रीफिगर्ड फिर हम लोग करते हैं ताकि हम लोग इसको नॉर्मल पैसेजवे को मेंटेन कर सकें। ठीक है, सो ये मेन एक प्रोसीजर होता है। इसकी इतनी डिटेल्स आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप करना भी चाहें तो आप जो है वो
सर्जिकल प्रोसीजर या गूगल से कुछ डायग्राम दे सकते हैं। उसके बाद वो कहता है कि इसी तरह का एक दूसरा प्रोसीजर होता है जिसको हम कहते हैं फोलीज VY पाइलोप्लास्टी, ठीक है। सो इसके अंदर भी हम लोग जो है वो बेसिकली वही एरिया जो है उसको रिप्लेस कर रहे होते हैं थ्रू डिफरेंट टेक्निक, या हम फ्लैप भी अप्लाई कर सकते हैं। और एंडोस्कोपी के लिए वो कहता है हमने नंबर 1 क्या करनी होती है, डायलेशन करनी है। अब डायलेशन में हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पास करते हैं और वो इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो यहाँ जाएंगे और इस एरिया को डायलेट करेंगे। जब ये एरिया डायलेट होगा तो यूरिन का फ्लो मेंटेन हो जाएगा। सो डायलेशन जो है वो थ्रू एंडोस्कोपिक एंडोपाइलोप्लास्टी की जा सकती है, या फिर हमारे पास बैलून डायलेटर्स हैं वो भी हम पास कर सकते हैं, या कुछ हॉट नाइफ के थ्रू भी उसको ट्रीट किया जाता है, लेकिन वो है इतना ज़्यादा अब यूज़ में प्रोसीजर नहीं है। सो ये बातें बेटे आपने याद रखनी है रिगार्डिंग पेल्विक यूरिटो जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। बाकी अगर आप सर्जरी के बारे में एक आधा लफ्ज़ भी लिख देते हैं तो वो भी मोर देन इनफ है। पोस्ट केवल यूरिटर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो हमारे पास आखिरी आती है, दैट इज़ यूरिटोसील, ठीक है। अब यूरिटोसील के बारे में आपने याद रखना है कि वो कहता है कि जब आपका ये यूरिटर जा रहा है ब्लैडर के अंदर तो सिस्टिक इसकी डायलेशन हुई हुई होती है, एक तो डायलेट हुआ होता है और सम टाइम वहाँ पर आगे सिस्ट भी बनी हुई होती है। और ये जो है ये फीमेल्स के अंदर 4 टाइम जो है वो ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू मेल, सही है। और नंबर 2 बेटे वो कह रहा है कि इसके अंदर पेशेंट को ज़ाहिर है यूरिन की रिटेंशन हो रही है तो पेशेंट जो है वो रिकरेंट UTI के साथ आ रहा होगा आपके पास। और नंबर 2 एक पैल्पेबल मास ड्यू टू सिस्टिक डायलेशन आपको फील हो सकता है, ठीक है। नाउ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम लोग वही दोबारा से वही बात है कि इंट्रावीनो यूरोग्राम जो आपको ने बहुत दफ़ा बताया वो करेंगे। इंपॉर्टेंट बात ये इसके ऊपर ना कोबरा हेड अपीयरेंस, यानी अगला आपकी बुक में भी इसने एक तस्वीर दिखाई भी, ऐसे लग रहा है ना कोबरा का हेड है, एक्सरे पे ऐसे लगेगा। सो कोबरा हेड अपीयरेंस याद रखना है, क्या बताती है, यूरिट्रोसील के बारे में, सिस्टिक डायलेशन ऑफ डिस्टल पोर्शन ऑफ यूरिटर इन द ब्लैडर, ठीक है। उसके बाद कहता है अगर हम अल्ट्रासाउंड करेंगे तो अल्ट्रासाउंड पे भी यही है कि यूरिन रिटेंशन स्टार्ट होगी तो ऊपर यहाँ पे क्या शुरू हो जाएगी, डायलेशन। सो हाइड्रोनेफ्रोसिस जो है वो अल्ट्रासाउंड पे अगर एसोसिएटेड होगी तो वो आपको नज़र आएगी। साथ में आपने मिक्चुरेटिंग सिस्टो यूरिथ्रोग्राम जो है वो करना है। जब हम यहाँ से इसको मेंटेन कर रहे होंगे तो इसकी फिलिंग होनी ही नहीं है, तो वॉइडिंग कैसे जनरेट होगी, क्योंकि यहाँ यूरिन आ नहीं रहा, सिस्ट सी बनी हुई है। सो इसके ऊपर आपको बेटे फिलिंग डिफेक्ट्स जो है वो मिलेंगे। एंड फाइनली हम लोग सिस्टोस्कोपी करते हैं, उसमें भी हम अगर ब्लैडर को देख रहे होंगे तो उसके अंदर भी हमें नज़र आ जाएगा कि ब्लैडर के अंदर एक सिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है। सो ये यूरिटोसील का मतलब है कि सिस्ट पड़ी हुई है द डिस्टल पोर्शन ऑफ द यूरिटर ड्यू टू इट्स डायलेशन। हमने क्या करना है ट्रीटमेंट में, वो कहता है कि हम लोग क्या करते हैं ट्रीटमेंट में बेटे, नंबर 1 तो हम जो है वो क्या करेंगे, डायथर्मिकल एक्सीजन करते हैं। सिस्ट को ऐसे करके ना, ऐसे सिस्ट की जो डी रूफिंग से एक किस्म की करते हैं, डायलेट कर देते हैं तो ये पैसेज वे जो है वो ओपन हो जाता है। तो सिस्ट वॉल के ऊपर एक इंसीजन देते हैं जिससे ये ठीक हो जाती है, ठीक है। अब सम टाइम ये होता है कि ये सिस्ट ना इधर ही पड़ी हुई है, इसको हम कहते हैं इंट्रावेजाइकल। सम टाइम आपको पता है जब हमने डबल यूरिटर वाला पढ़ा था उसमें हमने कहा था ये जो सिस्ट होती है ये नीचे यूरिथ्रा में होती है। तो अगर तो इंट्रावेजाइकल सिस्ट हुई यानी कि ये ब्लैडर के अंदर ही हुई तो हम सिंपल इसके अंदर क्या देते हैं, इंसीजन देते हैं। लेकिन अगर एक्टोपिक हुई यानी ब्लैडर के अलावा कहीं पड़ी हुई हुई, जैसे कि डुप्लेक्स यूरिटर में या यूरिटर डुप्लीकेशन में होता है, तो फिर हम लोग उसको वहाँ से रिमूव करते हैं, देन उसको अगेन जो है वो उसकी री इम्प्लांटेशन करते हैं इनटू द ब्लैडर। सो ये चीज़ जो है वो आपने याद रखनी है। अब एक MCQ मैंने आपको बताया था कि अपर जेनिटो यूरिनरी ट्रैक में मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एनोमली इज यूरिटर डुप्लीकेशन, और लोअर जेनिटो यूरिनरी ट्रैक में आपने याद रखना है वो जाइको यूरिटल रिफ्लक्स है। सो यहाँ तक हमने यूरिटर के डिफरेंट मसले पढ़ने हैं। इसको आप दोनों बुक से पढ़ लें या नोट से भी पढ़ लें, अपने नोट्स बना लें, तो ये भी आपके लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। सो यूरेटेरिक इंजरी की मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हमने लेंथ वाइज क्लासीफाई किया। उसके बाद फिर हमने ये देखा कि अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये न्यूनेट्स के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज है हाइड्रोनेफ्रोसिस का, और इसको फिर हम लोग किस तरह से रिलीफ करते हैं उसके लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो आपके पास एंडरसन हाइंस डिसमेंबर पाइलोप्लास्टी है, ठीक है। एंड यूरिटोसील के अंदर बेटे यहाँ पे सिस्ट है और अगर इंट्रावेजाइकल है या कहीं और है तो इसको एक टॉपिक बोलेंगे, इंसीजन करनी है, और अगर कहीं और एक टॉपिक है तो उसको री इम्प्लांट कर देंगे, ठीक है। उसके पीछे हमने वेजाइको यूरिटर रिफ्लक्स पढ़ा जो लोअर जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक की मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एनोमली है। इसकी ये ग्रेडिंग वगैरह आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। एंड यूरेटेरिक डुप्लीकेशन में आपको ये रूल आना चाहिए जो आपने पढ़ा है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, रीनल एंड यूरिटर स्टोन्स। यहाँ तक कोई कंसर्न या कोई भी इशू होगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी।